नमस्कार दोस्तों, सोल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कौशल चौरसिया आज आपको स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन का बटन दबा के ऑल बटन प्रेस कर दें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट में आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भगत सिंह का जो जन्म था 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका? 28 सितंबर 1907 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 मार्च को 1931 में हुई थी। इसकी जन्म डेट एंड मृत्यु की जो डेट है उसको आप याद कर लीजिएगा, ये बेनिफिट रहेगा काफ़ी। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। वह पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या, उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। तो इन्होंने सबसे पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या की, उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद पर सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। इनके जो दो प्रमुख मित्र थे वो थे राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को साथ में ही फांसी पर लटकाया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। ये एक फॉर्मेट है जहां इन लोगों की मृत्यु का खबर छपी थी पेपर में। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के लटकाए जाने की खबर पेपर में छपी, लाहौर से प्रकाशित द ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ पर। द ट्रिब्यून लाहौर के पेपर का न्यूज़पेपर का नाम है। जन्म और प्रवेश भगत सिंह का देख लेते हैं। तो भगत सिंह संधू का जन्म 28 सितंबर 1907 को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कुछ का मानना है कि इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को है, पर कुछ का अनुसार है कि इनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख जाट परिवार था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। तो पेपर में बन के आएगा क्वेश्चन कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना भगत सिंह ने की। उसके बाद हमारा है काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इनसे अधिक उद्ग्रीव हुए कि एसोसिएशन से जुड़ गए और उससे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले 9 युवक तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। तो भगत सिंह और राजगुरु मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929, डेट्स आप लोग ये सब नोट्स करते रहिएगा अपनी कॉपी पेन लेके, को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे
फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी थी। मतलब इन्होंने बम फेंकने के बाद भी भागे नहीं वहाँ से, बस उनको केवल डराना चाहते थे और अपना क्रोध जताना चाहते थे। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की मूर्तियाँ हैं एंड नीचे है भगत सिंह की इमेज किसी चौराहे पर लगी है। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है कि नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे कहा जाता है, छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध, पोस्टर आफ्टर सैंडर्स मर्डर्स। सैंडर्स की हत्या के बाद HSRA द्वारा लगाए गए पर्चे की ये फोटो है। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज भी किया। इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा न गया। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना सोची। भगत सिंह ने सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जय गोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे कि वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद पास के DAV स्कूल की 4 दीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने में रक्षक का काम कर रहे थे। एक इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे ASP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिसके तुरंत बाद वह होश खो बैठा। इसके बाद भगत सिंह ने 3 से 4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आज़ाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। असेंबली में बम फेंकना। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं विचारधारा को वे आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के सत्ता में रहने के बावजूद भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाए, क्योंकि वे केवल भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वे सर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय उद्योगपति उन्नति कर पाए थे,
अतः अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहतों एक मिनट एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा बीच में पॉज हो गया था। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ भी पहुंच जाए। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1921 को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था। मतलब इनका लक्ष्य यही था कि किसी को नुकसान ना हो, बस उन लोगों को अंग्रेजों को चिताना चाहते थे एक बार, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था। पूरा हॉल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है। मतलब उन्होंने अंजाम सोच लिया कि चाहे मुझे दंड मिले या कुछ भी हो जाए, अब हमको बस बम फेंकना है और उनका बदला लेना है, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो। अतः उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। उन्होंने जैसे ही बम फेंका उनके बाद उन्होंने नारा लगाया, क्या? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जेल के। अब जेल के दिन भगत सिंह के बारे में जो जेल में हुआ वो सब पढ़ेंगे हम। सिंध से प्रकाशित बिस्मिल की आत्मकथा का प्रथम पृष्ठ, यही पुस्तक भगत सिंह को लाहौर जेल में भेजी गई थी। मतलब यह बिस्मिल की आत्मकथा का प्रथम पृष्ठ है, इन्हीं की बुक ये भगत सिंह लाहौर जेल में पढ़ते थे। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। कितने साल तक रहे? 2 साल इनको जेल में रहना पड़ा। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया फालतू चीज़ों में, वो बस अपनी उनके पास जो किताब थी उसको बस केवल पढ़ते रहते थे जेल में। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने यहाँ पे पूंजीपतियों अंग्रेजों को प्रदर्शित किया गया। लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आस्तिक मतलब जो भगवान में इच्छा करता हो, नास्तिक जो भगवान में विश्वास ना करता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने एक शीर्षक पर एक लेख लिखा। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। 64 दिनों तक ये लोग ने खाना पीना नहीं खाया। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। अब फांसी इनको कब हुई चलिए देख लेते हैं। फांसी का ये वारंट है, भगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र है। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। तो क्या है हमारा ये 26 अगस्त 1930 को अदालत में जब भगत सिंह को ले जाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया इनको। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव
तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। 144 में वही है कि ज़्यादा भीड़ उड़ इकट्ठा ना करें, कहूँ मोर्चाबंदी और काफ़ी हड़ताल वगैरह ना करें, इसलिए 144 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। मतलब उनको बचाने के लिए याचिका भी वो अपील दायर की गई 10 जनवरी 1931 को, फिर यह रद्द कर दी गई थी, पहले दायर की गई थी। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सज़ा माफ़ी के लिए अपील दायर की। पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने याचिका दी, उसके बाद इन्होंने भी एक अपील महात्मा गांधी ने भी की वायसराय से। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। फिर क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। उनके ये आखिरी शब्द थे। फांसी पर जाते समय वो तीनों मस्ती से गा रहे थे। क्या गा रहे थे? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला। या उनके आखिरी मस्ती से गीत गा रहे थे उन्होंने। फांसी के बाद कोई आंदोलन ना भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इससे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के आध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेवार समझने लगे। इस कारण जब गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। एक आध जगह पर गांधी पर हमला भी हुआ, किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने बचा लिया। व्यक्तित्व क्या है? जेल के दिनों में उनके लिखे खातों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा लगता है। उन्होंने भारतीय समाज में लिपि पंजाबी की गुरुमुखी व शाहमुखी तथा हिंदी और अरबी एवं उर्दू के संदर्भ में विशेष रूप से जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी शक्ति से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी। तो इनको भगत सिंह को 5 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए। इसी कारण उन्होंने मौत की सज़ा सुनाने के बाद भी माफ़ीनामा
लिखने से साफ मना कर दिया। उन्होंने मतलब माफ़ीनामा भी लिखने से मना कर दिया भगत सिंह ने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे, भगत सिंह ने उनका अक्षरश पालन किया। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया था कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलतार को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, उन्होंने एक पत्र लिखा था फांसी से पहले 3 मार्च को अपने भाई को। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, इन्होंने लिखा। हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्या खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। इन्होंने अपने भाई को या 3 मार्च को लिखा। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है भगत सिंह का। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर उन्होंने कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी देश पर ही कुर्बान होगी और उन्होंने अपनी वह कसम पूरी कर दिखाई। किसी ने सच कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। ये भगत सिंह ने कहा था। ख्याति और सम्मान। हुसैनीवाला में तीनों शहीदों का स्मारक। उनकी मृत्यु की खबर को लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून तथा न्यूयॉर्क के एक पत्र डेली वर्कर ने छापा। इसके बाद भी कई मार्क्सवादी पत्रों में उन पर लेख छपे, पर चूंकि भारत में उन दिनों मार्क्सवादी पत्रों के आने पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए भारतीय बुद्धिजीवियों को इसकी खबर नहीं थी। देश भर में उनकी शहादत को याद किया गया। दक्षिण भारत में पेरियार ने उनके लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ पर अपने साप्ताहिक पत्र कुडई आरसू के 22 से 29 मार्च 1931 के अंक में तमिल में संपादकीय लिखा। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा की गई थी तथा उनकी शहादत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ऊपर जीत के रूप में देखा गया था। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने कई हिंदी फिल्मों के चरित्रों को प्रेरित किया। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का उन्होंने नारा दिया था। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अन्य क्रांतिकारी के साथ।